हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान 2024 जो कि परीक्षाएं 7 मार्च 2024 को निर्धारित हैं, उसके लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बहुविकल्पीय, इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो टारगेट है इस बार कि 70 में से 65 प्लस नंबर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में करना ही करना है। ठीक है, तो इसी टारगेट के आधार पर ये सामाजिक विज्ञान की पहली वीडियो है बेटा। और इसके साथ हम क्या करेंगे, और भी वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। और मेरा वादा है कि हमारे कराए गए क्वेश्चन से ही आपको सारे के सारे विकल्पीय क्वेश्चन और वर्णात्मक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी के लिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं। तो टारगेट आप लोग जानते हैं कि 70 में से 65 प्लस करना है। 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलता है। और ये टारगेट कब तक के लिए है? 7 मार्च 2024 के लिए है। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के लिए बेटा, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और वो प्रश्न है जो लगातार 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष तक पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को लेकर हम आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन को पूछता है बार बार। तो 70 में से 65 नंबर पक्का आपको करना है बेटा। और देखिए ना, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, इस बार पढ़ेगा और 65 नंबर भी लेकर आएगा। ठीक है, तो इस बार पुष्पाराज बनना है आप लोगों को, और इस बार पढ़ना है और 65 प्लस नंबर भी लेकर आना है, लाकर दिखा देना है। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। तरह निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? ठीक है, आप लोग पढ़िए पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? पहला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका पहला है कपास, दूसरा ऑप्शन आपका है जूट, और तीसरा ऑप्शन आपका है प्राकृतिक रेशम, और चौथा ऑप्शन आपका है ये सभी। ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब जो रेशेदार फसल है वो क्या है? वो जूट है। ठीक है, जो रेशमदार फसल है वो क्या है? जूट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 2024 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ठीक है, पड़ोसी देशों की बात कर रहा है, में से मानव विकास के लिहाज से, समझ लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन आपके हैं बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल, और चौथा है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं हो सकता, श्रीलंका में तो भूखमरी पड़ी, वहां भी नहीं हो सकता, बांग्लादेश नहीं हो सकता, तो कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेपाल हो सकता है। पड़ोसी देशों में जो मानव विकास के लिहाज से है ना, वो नेपाल की स्थिति भारत से क्या है? बेहतर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 मार्च के लिए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ये भी क्या करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ऑप्शन आपके हैं प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, और डी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी में। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक में, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, और लास्ट ऑप्शन है सूचना
प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो आप लोग आंसर करते रहिए, हम सभी का चेक करेंगे, सभी बच्चों का ऑप्शन हम चेक करेंगे, आप लोग आंसर जरूर करते रहें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही हो जाएगा, और बी सही हो जाएगा बेटा कौन सा, द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, जो ऑटो वन बिस्मार्क थे इनका जो है संबंध किस देश से था। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और फिर पूछे जाने का पूरा चांस है। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन आपके हैं इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सारे बच्चे करेंगे, लेकिन जैसे जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन तो लगभग करेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ये तो सब बच्चों को आता है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन आपका है इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे देश था, तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे था, जर्मनी से था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर लगा के जाइएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है विलियम प्रथम, दूसरा बी ऑप्शन है विलियम द्वितीय, सी ऑप्शन है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, और डी ऑप्शन है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। ठीक है, देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन में सब बच्चे फंसेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो सारे बच्चे करके जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को 1 2 बार 3 बार देख लेना है, अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन से आपका क्या करना है, 20 में से 20 लेकर आना है विकल्प में। ठीक है, और 70 में से 65 प्लस आपको यही सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो इन क्वेश्चन पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। इसको आप जो है 3 स्टार डाल दीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, तो करण निम्नलिखित में किसे 1871 कब 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, अब किसे ऑप्शन आपका विलियम प्रथम है, विलियम द्वितीय है, और फ्रेडरिक विलियम प्रथम और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो ऑप्शन आपका पहला, ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो जाएगा। कौन था, ये थे विलियम प्रथम थे। कौन थे, ये विलियम प्रथम थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बेटा। कह रहा है 1789, ठीक है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये 2 बार पूछा जा चुका है। कह रहा 1789 में 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ऑप्शन आपके हैं असीमित राजतंत्र, बी आपका है सीमित राजतंत्र, सी आपका है प्रजातंत्र, और डी आपका है गणतंत्र। ठीक है, कह रहा असीमित राजतंत्र 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। पहली प्रकार जो है पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फ्रांस को कह रहा है, कह रहा फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो ऑप्शन आपके हैं, कुछ बच्चे तो कर ले गए होंगे, यह असीमित था। कैसा था, यह असीमित था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, यह असीमित राजतंत्र था। ठीक है, कैसा राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था। ठीक है, तो चलिए बच्चा
क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सारे विषय में आपको क्या करना है, बहुत ही मेहनत करना है। अगर आपको 550 प्लस करना है स्कोर, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है 70 में से 65 प्लस नंबर लाना ही लाना होगा, किसी भी तरीके से लाना होगा। और आप कैसे लाएंगे, पूरी किताब को आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो में आप बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, आने वाले सभी वीडियो को आप देखते जाइए और आपसे वादा है कि आप क्या करेंगे, आप परीक्षा में 65 प्लस नंबर जरूर करेंगे, मेरा वादा है। ठीक है, आप 65 प्लस नंबर जरूर करके आएंगे परीक्षा में। बस इसको क्या करिएगा, इसको देखते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, कौन सी शक्तियों में, केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस। ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और रूस है, तो आपका एकदम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रूस एकदम पेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा इसका चांस बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट डालिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट डालिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता पिछले साल भी आया था राष्ट्रीय उपभोक्ता पर, और इस बार भी पूरा चांस है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता एक ऐसा चैप्टर है, इससे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को और 24 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन आपके देख लिया ना, 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को और 24 सितंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है बेटा, वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ये कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है बेटा, ये कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन आपके हैं तमिल, ईसाई, सिंघली और मुस्लिम। ठीक है, कौन कौन है, तो मुस्लिम है नहीं, ठीक है, ईसाई, तमिल ईसाई का तो है नहीं, और सबसे ज्यादा संख्या कौन है, सिंघली है। ठीक है, तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंघली क्या है, बहुत ही बहुसंख्यक वर्ग है, बहुत ही ज्यादा में, अर्थात बहुसंख्यक समझते हो जिनकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, जैसे हमारे देश में जो, ठीक है, हमारे देश में क्या है, जो हिंदू लोग हैं उनको बहुसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, और मुस्लिम लोग हैं उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम की संख्या कम है तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंघली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कह रहा कोपरा, COPRA, कोपरा का नाम, कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा, COPRA, कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। अब क्या प्रसिद्ध है कोपरा के नाम से, ऑप्शन आपके हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण नियम, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर भी सुरक्षा संरक्षण अधिनियम होना चाहिए था, यहां अधिनियम कर लीजिएगा, अधिनियम 1997, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, कोपरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कोपरा के नाम से क्या प्रसिद्ध है, ठीक है, तो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एकदम क्या है, ये सही है, यही क्या है, कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कोपरा के नाम से क्या प्रसिद्ध है, यही प्रसिद्ध है भैया,
कौन सा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ही कोपरा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट में डालते चलिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, कब लागू किया गया? ऑप्शन, और एक तरीके से और इसको पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम पेट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट में डाल के चलिए इसको, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ये दोनों तरीके से पूछा गया, इसीलिए मैंने दोनों तरीका इसका लिख लिया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, और दूसरा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यह है ऑप्शन आपके हैं सन 1982 अर्थात सन 1982, बी ऑप्शन है सन 1984, और सी ऑप्शन है सन 1985, और डी ऑप्शन है सन 1986। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसको रट लीजिए, ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही है। सन 1986 में इसको क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था या लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? समझ लीजिएगा, एगमार्क, ठीक है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ठीक है, ये पूछा जा चुका है भैया, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है सर, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। करा ऑप्शन आपके हैं उपभोक्ता वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। ठीक है, कह रहा एगमार्क किन वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह होता है? ऑप्शन आपके हैं खाद्य उपभोक्ता वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि ये किसके लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ये खाद्य पदार्थों के लिए, यह एगमार्क चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कह रहा विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार बच्चे इसको गलत भी करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको आप लोग तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, लेकिन जो पढ़ के जाएंगे वो अच्छे क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, तो आपका क्या होता है, आपका क्वेश्चन सही करने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। इसीलिए आप अच्छे क्वेश्चन को एकदम से बढ़िया से टैकल करके जाना है, बढ़िया से पढ़ के जाना है, 2-3 बार रिपीट करके देख लेना है, आपके दिमाग में घुस जाएगा। कह रहा विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है, 2 प्रदेशों के मध्य होता है, 2 नगरों के मध्य होता है, और 2 गांवों के मध्य होता है। 4 ऑप्शन आपके हैं, ए है 2 देशों के मध्य, बी है 2 प्रदेशों के मध्य, सी है 2 नगरों के मध्य, और डी है 2 गांवों के मध्य। तो आप लोग जानते हैं जब विदेशी व्यापार की बात की जा रही है ना, तो वह 2 देशों के मध्य ही हो सकता है। विदेशी व्यापार किसके मध्य हो सकता है? 2 देशों के ही मध्य हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ठीक है बच्चा, समझिए, है नहीं पूछ रहा, नहीं है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा निम्न में से किसका निर्यात नहीं करता है भारत? ठीक है, किसका निर्यात भारत नहीं करता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन, निम्न में से किसका भारत निर्यातक नहीं है? तो भारत कॉफी का है, तंबाकू का है, चाय का है, और किसका भारत निर्यात नहीं करता है? तो वह उर्वरक का नहीं करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका, उर्वरक का निर्यातक कौन नहीं है? भारत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15
15 क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस क्वेश्चन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। कह रहा ऑप्शन है वर्ष 1945, वर्ष 1920, वर्ष 1942 और वर्ष 1947। ठीक है, कह रहा 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी। पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन को परीक्षा में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप सभी को, तभी आपको क्या करना है, जवाब करना है। जल्दबाजी में आप नहीं करिएगा, क्योंकि ओमार बेस्ड होते हैं। एक बार ओमार पर आप गलती कर देंगे तो दोबारा उसमें आपको काट छाट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ने के बावजूद ही आप क्या करेंगे, उसका जवाब करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। ऑप्शन आपके हैं भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील और तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विकसित देश है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है फ्रांस। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है फ्रांस। क्या है, एक विकसित देश है। फ्रांस क्या है, एक विकसित देश है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो चुका है। अब अगला चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मताधिकार जानते हैं ना, जिसको वोट डालना बोलते हैं, अपने मत का प्रयोग करना। ठीक है, अपने मत, एक एक मत की कीमत होती है, इसीलिए आपके घर में जो कोई मत नहीं करने जाता है उनको कहिए कि वो मत का प्रयोग अपने जरूर करें। ठीक है, तो भारत में मताधिकार की आयु क्या थी, तो पहले तो 21 थी, लेकिन अब घटाकर कितनी कर दी गई है। सब लोग जानते हैं कि 18 वर्ष के बावजूद ही क्या कर सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ये पूछा जा चुका है बेटा क्वेश्चन, और 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये कई बार पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 1925, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1945 और 1 अप्रैल 1947। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही है। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है बेटा परीक्षा में। कह रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। गोपाल कृष्ण खोखले, माफ कीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। ठीक है, ये किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। ये किसका जो है यह कथन है, तो आप लोग जानते हैं बेटा ये कथन किसका है। बी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार पूछा जा चुका है ये।
प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण डालिएगा इसको भैया, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ ऑप्शन आपके हैं वर्ष 1914, वर्ष 1939, वर्ष 1919 और वर्ष 1942। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, इसको रट डालिए, याद कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेकिन इसमें हम आपके लिए कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी लेकर आए हैं। ठीक है, उस टॉपिक को आपको करना है और उस टॉपिक से आपको क्या करना है? अच्छे नंबर प्राप्त करना है। तो वो टॉपिक इस प्रकार है, वो टॉपिक देखिएगा सभी लोग ध्यान से, उस टॉपिक को आपको देखना है और क्या करना है? अत्यधिक उसको देखकर और उन टॉपिक को आपको तैयार करना है, और तैयार करने के बाद बार बार अपनी कॉपी पे, अपने रफ कॉपी पे उसको लिखना है। ठीक है, जब तक बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2024 में ये आने वाले प्रश्न हैं बोर्ड में, 2024 में बोर्ड में पक्का पक्का आएगा। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन उठना ही उठना है, आना ही आना है। तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से देखना है। ये सारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं, ये अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको देखना है। आपने जो सीरीज ली होंगी, जो भी विद्यालय ली होंगी, जो भी किताबें ली होंगी, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार परीक्षा में 5-5 बार, 6-6 बार, 4-4 बार पूछे जा चुके, लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन को तैयार करना, इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। और मेरा वादा है कि परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलाएंगे और 65+ आपको 70 में से 65+ अंक दिलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन के नाम लिखिए। ठीक है, ये 3 या से 4 बार पूछा जा चुका है परीक्षा में बेटा। कह रहा महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, आप लोग जानते हैं ना कि सामाजिक विज्ञान में महात्मा गांधी से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, उनके आंदोलन से बनता है। उनके जो गृह सत्याग्रह उन्होंने जो भी चलाया था, नमक कानून, जो भी हर एक चीज किया था ना, जो चीजें उन्होंने की है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यह देखो, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखे। जितने भी आंदोलन किए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्मा गांधी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए। तो इसको आप क्वेश्चन लिखकर और इसको ढूंढकर इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, समझ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए ना, वो आंदोलन में 3 जो नेता हैं, किन्हीं 3, कोई भी 3 नेता का जो उसमें सम्मिलित हुए हों, ठीक है, उनका आपको नाम लिख देना है, उनके योगदान के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखो। कह प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हो गया था, उस असफलता का उत्तरदायी कौन है, उसके कारण बताओ कि वो असफलता क्यों हुआ। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल क्यों हुआ, उसके आपको क्या करना है? कारण लिखना है। ठीक है, अगला पेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति तो भूल ही नहीं सकता यूपी बोर्ड, हर बार पूछता है फ्रांस की क्रांति। समझ लीजिएगा आप लोग, 4 अंक चले जाएंगे अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं तैयार किया। तो फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, एकदम पेट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को कुछ बताना ही नहीं है। जाइए विद्या खोलिए और इसको अच्छे से तैयार कर डालिए। ये देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ।
रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका परिणाम क्या था। एकदम प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम कोई लगवा नहीं रहे, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन संक्षेप में लिखिए। ये देखो गांधी जी के द्वारा, ये सारे जो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इनकी तारीख भी आपको इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक हुआ और कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करा गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, या तो लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बड़ी ही ईमानदारी से आपको तैयार करना है बेटा। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप लोग तैयार करिएगा और ये परीक्षा में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे, ये सारे आएंगे, मेरा वादा है। इसी वीडियो से आपको क्या करेंगे, 1-2 वीडियो अभी इसके और लेकर आएंगे, पूरा कवर कराएंगे और इसी सारे से आपको सामाजिक विज्ञान में 65+ अंक दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो जैव विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकते हो लगा लीजिएगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आप इस पे लगा सकते हो लगा लीजिएगा। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पक्का 101% पूछे जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि, देखो कृषि के बारे में पक्का पूछा जाएगा। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा बच्चा, इन क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। देखो महामंदी की बात कर रहा 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन सारे तैयार कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, इसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा बेटा। ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है परीक्षा में। इटली के एकीकरण को संक्षेप में लिखिए। आप लोग जानते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इटली का एकीकरण को आपको संक्षेप में क्या करना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है और आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, हर बार पूछता है नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, तो नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार को आपको क्या करना है, इसका वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद, पक्का आएगा, कह रहा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण का उल्लेख कीजिए और सभी अधिकारों का नाम भी आपको उल्लेख करने को कह रहा है। तो आप लोग टॉपिक पढ़ लीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद, आपका क्वेश्चन वहीं से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, कह रहा उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार हैं, सभी अधिकारों का नाम लिखिए, उसका उल्लेख कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है, तभी आपको क्या होगा, तभी 65+ आप आएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन पर आपको बहुत ही मेहनत करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है, मृदा कितनी प्रकार की होती हैं, मृदा से बारे में, मृदा से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है, क्योंकि मृदा से पक्का पूछा जाएगा। 110% मृदा से क्वेश्चन आप में परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, मृदा और जैव विविधता दोनों आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर मृदा अपरदन और जैव विविधता से क्वेश्चन ना आया। कह रहा इसके प्रकारों का, मृदा अपरदन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, मृदा कितने प्रकार की होती हैं, सारा क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और ये तैयार करना है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसमें दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है या एक ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इसको दोनों को तैयार कर लेना है कि खुली बेरोजगारी क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको क्या करना है, इतने टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है,
और ये पार्ट नंबर 1 था, ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 1 था। अभी आपको मान के चलिए कि 100 विकल्प से ऊपर 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों से ऊपर आपको तैयार कराया जाएगा और उसी में से आपके क्या होंगे 20 क्वेश्चन आपके उसी में से फंस जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग समझिए कैसे नंबर आएगा 65 प्लस आपका 30 नंबर आपको विद्यालय से मिल जाएगा। ठीक है, और 20 विकल्प का 50, अब 50 आपको रिटर्न करना होगा जिसमें मानचित्र का वर्क होगा। ठीक है, वो फ्री का नंबर मानचित्र का हम दिलवाएंगे करवाएंगे, मतलब और इन टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो 100 में से आप 95 प्लस बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से आपको करवा देंगे 95 प्लस। अगर 30 छोड़ दिया जाए तो 70 में 65 प्लस आपका बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पढ़िए, इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, इसको लिखिए और तैयार करिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अब समय ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।